अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उस्मान मिर्ज़ा, योर फिज़िक्स टीचर। और बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि 2026 के एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और तीनों फैकल्टीज़ के लिए यानी तीनों ग्रुप्स के लिए, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप्स के लिए और सीएस ग्रुप के लिए भी ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस के दो पार्ट्स होंगे, यानी न्यूमेरिकल जो हम सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे होंगे उनके दो पार्ट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 न्यूमेरिकल्स की वीडियो डिजाइन की है। उसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 सॉल्व कर रहे होंगे, यानी हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पार्ट 2 में अगले 10 क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर आप इन 10 यानी 20 न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से करके चले जाते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आई गारंटीड कि आप अच्छे मार्क्स इसके अंदर सिक्योर कर पाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है? The number of turns in the primary and the secondary coil of the step-up transformer are 200 and 500 respectively. यानी number of turns in the primary और secondary coil of a step-up transformer are 200 turns and 500 turns respectively. तो बेटा पहले हमने सबसे पहले इसका डेटा डिजाइन कर लिया और डेटा के अंदर जो बात हमें बताई जा रही है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बारे में बताया। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने बताए? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी हमें बता दिए 200 टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बताए हैं 500 टर्न्स। तो अगर हम टर्न्स को देखें तो टर्न से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कौन सा है। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की क्या निशानी होती है, कैसे आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है? उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी ग्रेटर होंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, और इसके अलावा जो सेकेंडरी वोल्टेज होंगे वो भी ग्रेटर होंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। आगे चलते हैं। फिर if the power in the input is 100 watts, तो पावर इनपुट हमें बताया गया 100 watts एंड द करंट इज 1 एम्पेयर। अभी करंट किसी बात हो जा रही है, इनपुट करंट की बात की जा रही है, पर इनपुट करंट का मतलब है प्राइमरी करंट की बात की जा रही है। तो प्राइमरी करंट हमें 1 एम्पेयर बताया है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? हमें आउटपुट पावर बताइए और करंट विल बी। तो हमें दो चीजें मालूम करनी है सवाल के अंदर। एक तो हमें बताना है कि हमारे पास आउटपुट पावर कितनी है यानी पी आउट हमें बताना है, और दूसरा हमें बताना है कि सेकेंडरी करंट कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें सेकेंडरी करंट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सेकेंडरी करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंडरी करंट का रिलेशन, हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखें, फॉर्मूला मेंशन करने से पहले हम ये बात डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन होता है टर्न्स और वोल्टेज का। और वो रिलेशन क्या होता है अगर हम इस तरह से डिफाइन कर लें तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। यानी प्राइमरी टर्न्स डिवाइड बाय सेकेंडरी टर्न्स विल बी इक्वल्स टू प्राइमरी वोल्टेज इज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज। यानी आप कह सकते हो प्राइमरी टर्न्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी वोल्टेज के और सेकेंडरी टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकेंडरी वोल्टेज के। तो इसी तरह हम यहाँ पर रिलेशन जो हमारे पास वोल्टेज और करंट का होता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पुट कर लेंगे। किस तरह पुट करेंगे मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय प्राइमरी करंट इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। तो आपने ऊपर सेकेंडरी करंट पुट किया तो ऊपर आपके पास प्राइमरी वोल्टेज, नीचे आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएंगे। अब ये जो आपने रिलेशन यहाँ पुट किया इसकी जगह पर आपने नंबर ऑफ टर्न्स पुट कर देना, यानी ये जो चीज है वो इसके बराबर है। तो आप इस तरह लिख लोगे IS अपॉन IP विल बी इक्वल्स टू NP अपॉन NS, क्योंकि आपके पास VP अपॉन BS किसके बराबर है? NP अपॉन NS के बराबर है। तो आप इस तरह से इस रिलेशन को मॉडिफाई करके मेंशन कर सकते हो। अब सिंपल क्या करना है, अब अपने IS कैलकुलेट कर लेना है। IS कैलकुलेट करने के लिए आपका जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? NP अपॉन NS मल्टीप्लाई बाय IP। सिंपल अब वैल्यू पुट करेंगे। NP की वैल्यू आपके पास कितनी है? 200, नीचे हमने 500 पुट किया और हमारे पास आ गया IP जो कि 1 है। तो इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अभी हमारे पास करंट तो आ गया सेकेंडरी करंट। अब क्योंकि ये हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारे पास क्या है? एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो इनपुट पावर है वो किसके बराबर होती है? आउटपुट पावर। अगर हमारे पास इनपुट पावर कितनी है 100, तो आउटपुट पावर भी कितनी हो जाएगी? 100 वॉट्स हो जाएगी। तो इस तरह आपने
पावर और करंट दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, पावर और करंट कैलकुलेट कर लिया, पावर और करंट कैलकुलेट कर लिया, तो हमें इस सवाल के अंदर यही कैलकुलेट करना था। तो होप सो कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, what would be the greatest length of a steel wire which is fixed from at one end and it can be hang freely without breaking? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ स्टील इज, हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस बताया स्टील का, और स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना बताया, इसको हम डेटा में मेंशन कर लेते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस को सिग्मा से नॉर्मली सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्ट्रेस हमें कितना बताया 7.8 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ द स्टील भी बता दी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यानी स्टील भी बता दी कितनी 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब हम मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है ग्रेटेस्ट लेंथ, यानी लेंथ मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द स्टील वायर मालूम करनी है। लेंथ ऑफ द स्टील वायर कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हमें बता दिया है कि हमने क्या किया है, एक वायर के साथ, एक स्टील वायर के साथ जिसको हमने एक एंड से फिक्स किया हुआ है, एक एंड से फिक्स किया हुआ है, और दूसरे एंड पर हमने क्या लोड अटैच कर दी, यानी मास अटैच किया है। मास अटैच करने से क्या होगा, मास अटैच करने से जो हमारी स्टील है, ये जो हमारी स्टील वायर है, स्टील वायर है वो क्या कर जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी, वो हमारे पास स्ट्रेच कर जाएगी। स्ट्रेच होने की वजह से हमें मालूम करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हमें मालूम करनी है। तो हमें सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल के अंदर हमें मालूम करना है ग्रेटेस्ट लेंथ। ग्रेटेस्ट लेंथ मालूम करने का मतलब ये है कि आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रेस का फॉर्मूला, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है, सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, बेसिकली वेट ऑफ द स्टील वायर, वेट ऑफ द स्टील वायर, वेट ऑफ द स्टील वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, वेट, यहाँ पे लिख लेंगे वेट ऑफ स्टील वायर, वेट ऑफ द स्टील वायर, नीचे आ गया हमारे पास एरिया। अब इस वेट को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी, और यहाँ पर आ गया एरिया। अब हमें सवाल के अंदर हम नोटिस करें तो हमारे पास मास मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का रिलेशन अप्लाई कर लेंगे। वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का रिलेशन क्या बन जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फर्दर अगर हम फॉर्मूले की मॉडिफिकेशन करें तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, फर्दर अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, ये हमने क्या करना है, मास की जगह पर अब क्या पुट कर लेना है, मास की जगह पर हमने पुट कर लेना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेसिकली हमने क्या पुट करना है यहाँ पर, इसकी जगह पर, इस मास की जगह पर क्या पुट करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, और नीचे आ जाएगा ए। अब हमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू एल इंटू जी डिवाइड बाय ए। अब देखिए ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास चल रहा है स्ट्रेस, यहाँ पर हमारे पास चल रहा है स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ गया, रो एल जी। यहाँ से हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो लेंथ का रिलेशन क्या बन जाएगा, यानी इस रिलेशन को हम मॉडिफाई करके यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और वो रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इस डेंसिटी इंटू ग्रेविटी को इस स्ट्रेस से डिवाइड कर दोगे। अब क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये स्टील ब्रेकिंग स्ट्रेस था उसकी वैल्यू आपने पुट कर लेनी है 7.8 एक्सपोनेंट 8, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है 7800, और ग्रेविटी हमारे पास होती है 10। यहाँ पर आप मेंशन कर लो कि आप ग्रेविटी ले रहे हो 10, आपकी मर्जी है, आप 10 या 9.8 मेंशन कर सकते हो, जो आपको समझ में आ रही बात उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, नीचे आ गया आपके पास 7.8 एक्सपोनेंट 8, नीचे वाले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 7.8, और डेसिमल पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट 4, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी इसको मेंशन किया जा सकता है। तो लेंथ आपके पास आ गई विच इज 1 एक्सपोनेंट 4 मीटर, 1 एक्सपोनेंट 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूट्रॉन एंड हीलियम आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेसिकली क्या बता रहा होता है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बताना है, और बताता है,
और सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा होता है? वो होता है आयरन। वो होता है आयरन जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको किसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन बता दी, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 56। तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपको क्या बताता है? स्टेबिलिटी। इसका मतलब है आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। खैर, इस सवाल के अंदर दोबारा आते हैं। और सवाल में क्या बोला जा रहा था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ न्यूट्रॉन इन द हीलियम इज। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ किसका लिख रहे हैं? पहले हम न्यूट्रॉन का लिख रहे हैं। न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है, जो कि आपके पास क्या होता है? 1 और 2। और ये हमें कितनी बताइए? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दी। इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हमें किसे बताया? ऑफ हीलियम बता दिया। ऑफ हीलियम बता दिया। और हीलियम क्या होता है? अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं, जिसे हम 2 और 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो वैल्यू हमें कितनी बताइए? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई। तो क्या बोला जा रहा था? एनर्जी रिलीज व्हेन टू न्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम। अब यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन यानी फ्यूजन रिएक्शन की बात की जा रही है, और फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली आपको क्या मालूम करना है? एनर्जी रिलीज और उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एनर्जी रिलीज के लिए पहले हम इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, ताकि हमें बात समझ में आ जाए कि क्या किसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स हैं। नीचे आपके पास आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2। तो इस तरह हम मेंशन करते हैं इसे, यानी नीचे आ गया 1 और ऊपर आ गया 2। इस तरह हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। और रिएक्शन होने के बाद वो किसे मिल रहा है? उसमें हमारे पास आ रहा है हीलियम मिल रहा है। और साथ में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो क्यू वैल्यू मैंने लिखी है एनर्जी रिलीज, ये हमें फाइंड आउट करनी है। एनर्जी रिलीज जो हो रही है ये कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी रिलीज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एनर्जी रिलीज यानी क्यू वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं? प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें से हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो रिलीज एनर्जी है जो मास डिफेक्ट को जब हम यूनिफाइड एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाती है। तो वो हमें मालूम करनी है बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या कर लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे इसके साथ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेसिकली हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड है, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट साइड है। ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं कि हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम क्या होगी? टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाइंडिंग एनर्जी के साथ। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे बाइंडिंग एनर्जी के साथ। ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर आपने किसकी पुट करनी है? बाइंडिंग एनर्जी आपने यहाँ पर हीलियम की पुट करनी है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन की पुट करनी है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? ए हमारे पास हीलियम के केस में कितना है? ए हमारे पास ये मौजूद है। ए हमारे पास कितना है? 4। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ए हमारे पास बेसिकली होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास हमारे पास हीलियम में कितना है? 4। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम हमारे पास कितना है? 7। इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर हम बात जो हमारे पास क्योंकि 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो इसको 2 और इसका भी 2 कितना हो जाएगा मिला के? 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.4। इसको मैंने माइनस करवाया तो मेरा आंसर आ जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अच्छा जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 c इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी आपको मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए एप्लीकेबल है, उस वक्त एप्लीकेबल नहीं होगा जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करे। जैसे इस सवाल के अंदर बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द रिलेटिव स्पीड, और इस रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी को हम मेंशन कर लेंगे एज 0.98 c। और हमारे पास वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मौजूद है।
तो अब हमारे पास सिर्फ क्या मालूम करना है सवाल के अंदर, हमारे पास रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी जिसको हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी मेंशन कर लेते हैं। और हम यहाँ पर क्या रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई माइनस ई नॉट। ई नॉट बेसिकली क्या चीज है, ई नॉट हमारे पास कहलाता है रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। और ये जो ई है इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एम सी स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लेंगे एम नॉट सी स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और ये हमारे पास है टोटल एनर्जी जिसके अंदर हमारे पास रिलेटिव मास ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, एम माइनस एम नॉट। अब हमने यहाँ पर क्या पुट कर लेना है, एम नॉट की वैल्यू यानी एम नॉट का इक्वेशन पुट कर लेनी है, रिलेटिव मास की इक्वेशन जो कि क्या होगी, एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट। ये हमारे पास कुछ रिलेशन बनेगा। अब हम एम नॉट को भी कॉमन ले रहे हैं, एम नॉट को भी कॉमन लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, एम नॉट हमारे पास कॉमन, सी स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास कुछ रिलेशन बन रहा है। अब हम यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर पुट करते हैं, इसके अलावा 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट भी डालते हैं, वी यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.89 सी, और उसका करते हैं स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी हमने कर दिया स्क्वायर माइनस 1। अब हम देखें सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0.98 का स्क्वायर। इसको मेंशन कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन से हट जाएं और आप जब कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इसमें परेशानी ना हो। यानी आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस 0.98 का स्क्वायर माइनस 1। अभी कैलकुलेटर की मदद से आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है और आपका आंसर, इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, बट इसको आपने राउंड ऑफ करके 4 मेंशन कर लेना है। अभी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई वो इन टर्म्स ऑफ मास और स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, और ये हमारे पास आ गया 4। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एम नॉट और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम नॉट और सी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 एम नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट 8 पुट किया और उसका मैंने कर दिया स्क्वायर। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.30 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल्स। तो ये तो जूल्स में आ रहा है, और अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो आपने इसी आंसर को किस में कन्वर्ट कर लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो जूल्स में आंसर आ गया उसको आप डिवाइड कर दोगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 के साथ, एक्सपोनेंट माइनस 19 के साथ, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट विल बी 2.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो मेगा है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्सपोनेंट 6 को, यानी आपका पहला आंसर एक्सपोनेंट 6 में आएगा, फिर उसकी यहाँ पर आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेंशन कर देना है। तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, द मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इन अ गैस इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल्स। यानी मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स, वो कितनी बता दी आपको, 5 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल्स। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑन द बोथ केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। यानी आपको क्या मालूम करना है, टेम्परेचर मालूम करना है, और टेम्परेचर आपको केल्विन में भी बताना है और सेल्सियस स्केल में भी बताना है, केल्विन में भी बताना है और सेल्सियस में भी बताना है, सेल्सियस में भी बताना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये बात हमें मालूम है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, 3/2 kT। इसमें जो k है उसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू हमें सवाल के अंदर बताई गई है और सवाल के अंदर बताई जाती भी है, 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल्स पर मोल डॉट केल्विन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला बना लेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 3k। ये हमारा टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा, फिर उसे आपने सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5 एक्सपोनेंट माइनस 21
डिवाइड बाय 3 इंटू 1.38 एक्सपोनेंट -23। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपने सबको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 241.5 केल्विन, 241.5 केल्विन। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर एट सेल्सियस, एट डिग्री सेल्सियस आपको कैसा मालूम करेंगे, टेम्परेचर एट केल्विन, उसमें आपने माइनस कर देना है 273, उसमें से आपने माइनस कर लेना है 273, तो आपके पास जो टेम्परेचर है केल्विन का वो कितना आया 241.5, उसमें से आपने 273 माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा -31.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका हमें आंसर कैलकुलेट करना था। मेरे सवाल के अंदर आपको टेम्परेचर तो फाइंड आउट करना था, बट उसके अंदर आपको केल्विन में भी कैलकुलेट करना था और डिग्री सेल्सियस में भी बताना था। तो आपने केल्विन में टेम्परेचर कितना कैलकुलेट कर लिया 241, और डिग्री सेल्सियस में आपका -31.65 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है। अभी जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने का चांस ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सर्टेन लेंथ प्लेस at 90 degree to the magnetic field experience a magnetic force of F। मैग्नेटिक फोर्स तो प्रेजेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम भी होगी, क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड या करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें बताया कि वो 90 डिग्री है। सबसे पहले हम क्या मेंशन कर लेते हैं, हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल करंट है वो I है, और हमारे पास जो इनिशियल लेंथ है वो लेट से हमारे पास L मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो इनिशियल फोर्स हमने मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास कितनी है, F मौजूद है, और एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमें 90 डिग्री बता दिए। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें व्हाट इज विल बी द फोर्स, हमें क्या मालूम करना है, दोबारा से फोर्स मालूम करनी है। उसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। क्या कंडीशन बताइए कि हमारा जो I2 करंट है वो क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ I1 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ I1 यहाँ पे बताई गई है बात, तो 4 टाइम्स ऑफ I1 हो चुका है, 4 टाइम्स ऑफ I1 हो गया। ये कंडीशन हमें सवाल के अंदर बता दी है कि हमारे पास जो करंट है वो क्या है, वो करंट जो है वो इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। देखें यहाँ पर मेंशन हुआ है करंट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो हमने इस तरह लिख लिया 4I। इस तरह आगे क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास L2 वो कितनी है, हाफ हो चुकी है, प्रीवियस का हाफ कर दिया आपने, प्रीवियस का आधा कर दिया। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास ट्रू है वो क्या हो गई, ट्रिपल हो गई, हो गई ट्रिपल। अब अपने क्या बताना है, हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगी वो कितनी होगी, कितने टाइम्स ग्रेटर होगी या लेसर होगी, क्या होगा, आपने उसका मैग्नीट्यूड नंबर भी बताना है। इन टर्म्स नंबर वाइज आप बताइए कि कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला देख लेना है, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ILB फॉर्मूला, ILB साइन ऑफ थीटा, ILB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है पैरामीटर वो हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री साइन 90 क्या हो जाएगा 1, साइन 90 हो जाएगा 1, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगी। इसके अलावा और ये हमने यहाँ से एक बात देख ली कि जब साइन 90 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, और इससे हम क्या करेंगे, साइन थीटा वाले पैरामीटर को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हम अब जो फोर्सेस हमने कैलकुलेट करनी है उन दोनों को हमने क्या कर लेना, आपस में डिवाइड कर लेना है, और यहाँ राइट साइड को भी हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा I2 L2, और यहाँ पर आ जाएगा B2, नीचे आ जाएगा I1 L1, और इधर आ जाएगा B1। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखें I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ I मौजूद है। इसके अलावा L2 कितना हमारे पास, L डिवाइड बाय 2 मौजूद है। इसके अलावा B2 कितना हमारे पास, B2 हमारे पास है 3B मौजूद है। नीचे हम क्या पुट करेंगे, I1 की पर हमने I पुट कर लिया, L1 की पर हमने L पुट किया, और B1 की पर P पुट कर दिया। अब देखें बाकी पैरामीटर जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे आपने कैंसिल आउट कर दिया, I से I कैंसिल आउट कर दिया, और जो नंबर रहेंगे उनको आप मल्टीप्लाई करके मेंशन कर दोगे, यानी 4 से 12 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे FB2 जो हमें फाइंड आउट करना है, और FB1 हमारे पास फोर्स हमें सवाल के अंदर बताई थी कि हमारे पास जो इनिशियल फोर्स है वो F है। तो हम क्या कर लेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास जो फोर्स आ रही है न्यू फोर्स यानी FB2 जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है 6 टाइम, यानी हमने 12 और 2 को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया 6 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स, यानी हमारी जो फोर्स है वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा था कि आपके मैग्नेटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर। एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम हमें बताया गया है कि वो कितना है
112। तो वॉल्यूम को हम इस तरह मेंशन कर लेते हैं, 112 लीटर वाला मेरे पास एक टैंक मौजूद है जिसके अंदर हमने एयर को स्टोर किया है। कंटेन्स 3 किलोग्राम ऑफ एयर, और उसके अंदर जो हमने एयर का मास पुट किया हुआ है वो कितना है, 3 किलोग्राम है। एट अ प्रेशर ऑफ उसका जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 18 atm हमें गिवन है। हाउ मच एयर वुड बी फोर्स इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू, हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर, उस एयर टैंक के अंदर, एयर स्टोरेज टैंक के अंदर कुछ एयर को फोर्सफुली और इंसर्ट कर दें। अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होके कितना हो जाए, जब हम इंसर्ट करें तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होके कितना हो, 21 atm हो। और ये अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें क्या मालूम करना है कि हमें कितना एयर को और इंसर्ट कर सकते हैं, जिसका हमारा वॉल्यूम तो फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स कितना है, 112 लीटर है, बट उसके अंदर हम 3 किलोग्राम जो एयर है उसके अंदर मजीद कितनी एयर हम पुट इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें डेल्टा एम एक तरीके से मालूम करना है। अब डेल्टा एम क्या चीज़ है, जिसको इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगी पिक्चर। उससे पहले हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। अच्छा, इसमें देखें R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी इसने बताया कांस्टेंट है, और वॉल्यूम भी एयर स्टोरेज टैंक का फिक्स है। सिर्फ इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस वॉल्यूम के अंदर एयर को इंसर्ट कर रहे हैं, एयर को फोर्सफुली इंसर्ट कर रहे हैं, एयर को फोर्सफुली डाल रहे हैं उस टैंक के अंदर। इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी हमारे पास कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या पैरामीटर रह जाएगा, देखते हैं। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे मेंशन कर लें ताकि हमारी बात क्लियर हो जाए, तो n की जगह पर हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, उसके बाद R और T कांस्टेंट है। तो मेरी बात नजर आ रही है कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और एयर का जो मोलर मास होता है, जैसे लेट्स से इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास जो एयर है वो ऑक्सीजन गैस है, तो उसका जो मोलर मास है वो 32 ग्राम होगा। इसका मतलब वो चीज़ तो कांस्टेंट है, वो चीज़ चेंज नहीं हो रही। एयर ही हम इंसर्ट कर रहे हैं बाद में भी, इसका मतलब मोलर मास भी तब्दील नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो इन सारे पैरामीटर को अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द एयर के। तो यहाँ से हम रिलेशन ड्राइव कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ P1 P2, और वो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, M2 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन P1। ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से पहले बनेगा, पर उस रिलेशन को हमने रेसिप्रोकल करके मेंशन कर लिया है, P1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन M2, और मैंने इसको रेसिप्रोकेट करके मेंशन कर लिया इधर ताकि मेरे को सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर M2 किसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 मल्टीप्लाई बाय P2 डिवाइड बाय P1। अब हमने, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और हमारे पास जो प्रेशर की यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें प्रेशर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मास हमें 3 किलोग्राम गिवन है, ऐसा यूनिट में गिवन है, तो यहाँ पर 3 मेंशन कर लेंगे। प्रेशर हमारे पास कितना है, 21, और P1 हमारे पास कितना है, 18। तो जब हम M2 कैलकुलेट करेंगे तो M2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 किलोग्राम। 3.5 किलोग्राम हमारे पास ये हो गई टोटल मास। हमें क्या मालूम करना है, वो मास जो कि हमने इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम डेल्टा एम कैलकुलेट कर लेंगे। और डेल्टा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, M2 में से M1 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो M2 हमारे पास कितना है, 3.5, उसमें से हमने M1 माइनस कर ले, चुके 3 है, तो हमें मालूम हो गया कि हमें 3.5 में से हमने 3 को माइनस किया, तो हमें मालूम हो गया कि इतना मास यानी 0.5 किलोग्राम मास हमें मजीद इंसर्ट करना होगा। एयर का मास इतना इंसर्ट करना होगा टैंक के अंदर ताकि उसका प्रेशर इंक्रीज होकर कितना हो जाए, 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए हमें कितना मास इंसर्ट करना होगा, 0.5 किलोग्राम इंसर्ट करना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया 0.5 किलोग्राम। मजीद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, सपोज वी हैव अ टॉरॉइड विद 1000 टर्न्स एंड अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। एक टॉरॉइड है। टॉरॉइड क्या होता है, सर्कुलर सोलेनॉइड होता है, यानी सोलेनॉइड को अगर आप सर्कुलर शेप में बना लें तो टॉरॉइड बन जाता है। और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें बता दें, उसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने बताएं, 1000 टर्न्स बता दिए, 1000 टर्न्स बता दिए। और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 3 एम्पियर है। The toroid has a circular cross-sectional area with the radius of 0.1 meter. Circular cross-sectional area बेसिकली आपके पास मीन रेडियस कहलाता है, मीन रेडियस है, एवरेज रेडियस कहलाता है। और ये हमारे पास कितना है, 0.1 मीटर। इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, मीन रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर 2 रेडियस होते हैं, एक आउटर और एक इनर रेडियस, और उसका हम फिर मीन कैलकुलेट करते हैं। तो खैर हमारे पास जो रेडियस गिवन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया विद द रेडियस ऑफ 0.1 मीटर, ये मीन रेडियस कहलाएगा।
कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, बी कैलकुलेट करना है इनसाइड द टोरॉइड। इनसाइड द टोरॉइड तो आपको क्या मालूम करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको मालूम करनी है। अब देखिए आपके पास जो टोरॉइड का फॉर्मूला होता है यानी सर्कुलर सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब बाकी पैरामीटर में सवाल में गिवन है, बस हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। जो म्यू नॉट है इसे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है और वो वैल्यू में यहाँ पर गिवन है 4 पाई एक्सपोनेंट -7। तो यहाँ पर वैल्यू मेंशन करते हैं 4 पाई एक्सपोनेंट -7। एन की जगह पर हमारे पास एन कितना है 1000, यहाँ पर 1000 मेंशन करते हैं। करंट कितना है हमारे पास 3 एम्पियर गिवन है, उसके अलावा 2 पाई आर की हमने पुट कर लिया 0.1। तब इसकी हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट -3 और इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मेंशन किया जा सकता है। और इसको इस तरह भी मेंशन कर लेंगे 6 मिली टेस्ला, 6 मिली टेस्ला या फिर आप कह सकते हो 6 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला। या आपने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेनी है और कैलकुलेशन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ लिथियम। बाइंडिंग एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है और किसी कैलकुलेट करनी है लिथियम की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जो पैरामीटर में सवाल के अंदर गिवन है इनको मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम जिसे हम कॉम्पैक्ट मास कह रहे हैं, कॉम्पैक्ट मास ऑफ लिथियम और उसको हम इस तरह से मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास क्या है 7.0160003। इसको हम ऐसे मेंशन कर लेंगे MLI। इसके अलावा उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ द प्रोटॉन है। इसमें थोड़े कैलकुलेशन नंबर गलत गिवन है, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ द प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास वो कितना होता है 1.00728 U। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें बताया, मास ऑफ न्यूट्रॉन को Mn से रिप्रेजेंट कर लेंगे 1.00866 या 66 U है, 66 U है। यहाँ पर U जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास को। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, बस यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या किस चीज़ का एरर मौजूद था। इसके अंदर हमारे पास जो कैलकुलेशन यानी नंबर था वो हमें थोड़ा सा प्रोटॉन का मास गलत बताया गया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, बाकी चीजें सही है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। उसके अलावा आगे हमारे पास क्या है, उसके अलावा हमें यूनिफाइड एटॉमिक मास की एनर्जी भी बता दिए और ये भी आपको पेपर के अंदर गिवन होगी एट द टॉप। तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिफाइड एटॉमिक मास की हमें बता दिया है कि एनर्जी ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास कितनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेट कर लेना है क्या चीज, अब हमें कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डिफेक्टिव मास। और डिफेक्टिव मास अगर हमारे पास आ जाता है, तो हम जो है फिर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो पहले आपने इंडिविजुअल मासेस का टोटल इंडिविजुअल मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद फिर उसको माइनस कर लेना है कॉम्पैक्ट मास से या टोटल मास ऑफ द लिथियम से। तो Z हमारे पास क्या है, Z हमारे पास गिवन है 3। Z हमारे पास कहलाता है एटॉमिक नंबर जो कि हमें गिवन है 3, यहाँ पर Z गिवन है। और N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, इस 7 को इस 3 से माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 4। बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो Z की अब हमने पुट किया 3 और MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है 1.00728। उसमें हमने क्या ऐड करना है, उसमें मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है किसके साथ, मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, विच इज 1.00866। फिर उसको हमने माइनस कर लिया किसके साथ, कॉम्पैक्ट मास के साथ, विच इज 7.016003। अब सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7.05648 U माइनस 7.016003।
इनको आपने माइनस किया तो आपके पास डिफेक्टिव मास आ जाएगा, यानी वो मास जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मास जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो मास हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारे पास ये नंबर आ गया 0.040477 यूनिफाइड एटॉमिक मास। अब हमने क्या करना है, अब हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास डिफेक्टिव मास आया उसको यूनिफाइड एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट एटॉमिक पर यूनिफाइड एटॉमिक मास से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 0.040477, उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 931.5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी का जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 37.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 37.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी, ये हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिथियम, और यही हमें कैलकुलेट करनी थी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिथियम। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ हमें बताइए 486.3 नैनोमीटर। 486.3 नैनोमीटर, ये हमने वेवलेंथ की वैल्यू लिख ली 486.3 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है ये विजिबल रीजन के अंदर है, जिसकी रेंज होती है 400 to 700 नैनोमीटर्स। तो ये विजिबल रीजन के अंदर है। इज इमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन अ बाल्मार सीरीज। बाल्मार सीरीज का जो आपके पास फाइनल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर, वो कहलाती है 2। यानी बाल्मार सीरीज की जो फाइनल स्टेट होती है, यानी ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके गया, यानी फाइनल स्टेट जिसे हम कहते हैं, वो कहलाती है बाल्मार सीरीज की 2। तो हमारे पास NF की वैल्यू आ गई 2। व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें बताओ कि Ni कहाँ पर है, यानी कहाँ से ट्रांजिशन हो रही है, कौन से ऑर्बिट से, कौन से शेल से जो है ट्रांजिशन होके आपके पास 2 ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में जो है वो आई है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेवलेंथ जो है वो हमें 486.3 नैनोमीटर बताई है। तो आपने बताना है कि कौन सी ऑर्बिट से ट्रांजिशन हुई है, कौन से ऑर्बिट से ट्रांजिशन हुई है। तो बेसिकली आपको क्या मालूम करना है, Ni यानी इनिशियल स्टेट बतानी है, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्टेट जहां से वो ट्रांजिशन होकर आया, जहां से वो मूव कर आया है। तो इनिशियल स्टेट आपने बतानी है, और फाइनल स्टेट तो मैंने आपको बता दी वो कितनी है, 2 है, जिससे हमें कैसे पता चला कि ये बाल्मार सीरीज बताया। तो बाल्मार सीरीज में NF की वैल्यू 2 होती है। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं, और वेवलेंथ को हमने इन टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट कन्वर्ट कर लिया, तो एक्सपोनेंट -9 आ जाएगा नैनो की जगह पर। उसके बाद हमने RH की वैल्यू भी मेंशन कर लेते हैं, और हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है Ni। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं वेव नंबर का, और 1/, वेवलेंथ किसके बराबर होता है, RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को, यानी RH को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 1/ वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय RH is equals to 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। बेसिकली हमें 1/Ni मालूम करना है, फिर उससे हम Ni कैलकुलेट कर लेंगे फर्दर। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो 1/ वेवलेंथ की अब हमने क्या पुट करना है, 486.3 एक्सपोनेंट -9, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, RH, और RH हमें यानी रेबर्ट कांस्टेंट हमें गिवन है सवाल के अंदर 1.09 एक्सपोनेंट 7 इज इक्वल्स टू 1/NF की यहाँ पर हमने पुट करना है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/Ni स्क्वायर। ठीक है, अब अपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से, और जब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है और डेसिमल में भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर डेसिमल पे मेंशन कर रहा हूँ, फ्रैक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रैक्शन की वैल्यूज को आगे पीछे मैनिपुलेट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 1/4 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी आपको इस कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, और इन नंबर को भी आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है आपस में। तो आपका इस तरह से नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1/Ni स्क्वायर। अब 1/Ni स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, साइड शिफ्ट करते हैं, और 0.25 में से आपने माइनस कर लिया 0.1866। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, अब इन दोनों नंबर को हमने क्या कर लेना, माइनस कर लेना, इनको हमने माइनस किया, 1/Ni स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.25 माइनस 0.1886। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0614, और इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया 0.0614, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको 1/ करके कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी हमारे पास Ni स्क्वायर का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √16, और √16 का जब हम कैलकुलेट कर लेंगे,
यानी रूट अप्लाई कर लेने में से 16 आएगा, फिर आपने इसका रूट अप्लाई कर लेना है, तो एन आई आपके पास कितना आ जाएगा 4। यानी आपकी ट्रांजिशन स्टेट यानी जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो कौन सी स्टेट थी, 4। यानी इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन कहाँ से की है, 4 से 2 पर, 4 से 2 पर। और आपके पास जो सीरीज है वो कौन सी है, बाल्मर सीरीज। और ये जो बाल्मर सीरीज होती है ये विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही होती है। यानी अगर आपसे पूछे कि भाई बाल्मर सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ आपको मिलेंगी वो कौन सी होगी, तो आप बताओगे विजिबल रीजन, जिसकी रेंज होगी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये थे क्वेश्चन जिसको हमने 10 क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस आने वाले पेपर के जो 2026 में होने वाला है। यानी यानी आपके पास जो पेपर हो रहा है 13 मई और 18 मई को जो पेपर हो रहा है प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप के लिए, उन क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे तरीके से भी सॉल्व किया आपके सामने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है उनको